पैसा कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। विदाउट मनी आपका कोई भी जो काम है इफेक्टिवली जो है वो नहीं हो सकता। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि पैसे बगैर जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों चीज़ों को लगा के हमारे पास बनता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम बन जाती है। उस तंजीम को हम फर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्म की डेफिनेशन अगर हम ऐसे बात करें तो हम कहेंगे कि फर्म हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये देखें यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4। उन चारों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए हम कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ करके एक फिनिश गुड या एक डिज़ायर आउटपुट जो गेन करते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम लैपटॉप है, ठीक है, आप लोगों के हाथ में सेलफोन है, इसमें कितने ज़्यादा पार्ट्स यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है, इसमें इंसान की मेहनत भी है, ठीक है, जहाँ पे बना होगा वहाँ पे लैंड भी यूज़ हो रही होगी, कैपिटल भी लगा है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, आपने 3 चीज़ें इन्वेस्ट करके अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा के एक डिज़ायर टेक्नोलॉजी आपने सामने जो है वो प्रोड्यूस कर ली है। तो ये जो है ये सारा काम कहाँ पर होता है, एक फर्म में। एक फर्म में आपके पास जो है लैंड, लेबर, कैपिटल को लगा के आपके पास एक डिज़ायर चीज़ जो है जो आप चाह रहे होते हो बनाना, आप वो प्रोड्यूस करते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और उस जगह को, उस अदारे को जो हम नाम देते हैं वो फर्म का देते हैं। बेसिकली फर्म्स की 3 टाइप्स हैं। फर्म 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ सोल ट्रेडरशिप। सोल का मतलब जो है वो होता है वाहिद। वाहिद का मतलब है कि एक सिंगल आपके पास वर्कर हो, सिंगल तजारत वाला। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि आप देखें आपकी गली के कॉर्नर्स पे परचून की दुकान होती है, ठीक है, वहाँ पर एक ही आदमी है ना, वही चला रहा है। इस तरह एक रेडी वाला हो गया, हॉकर हो गया, गली में आपके पास जितने भी जो आते हैं सेलर्स आते हैं वो हो गए। इवन आप अपनी फैमिली में देख लें, जैसे अगर आप कहते हैं कि पापा अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, ये पापा का बिजनेस है, तो वो क्या है, वो सोल ट्रेडर है, ठीक है, वो अकेले उस वाहिद जो है वो ऑनर है उस बिज़नेस के, वो अकेले उस बिज़नेस को चला रहे हैं, ठीक है। एक तो बिज़नेस ये हो गया जिसमें आपके पास सिंगल सेलर होता है, आपके पास जो है काम करने वाला सिर्फ एक होता है। नेक्स्ट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के नाम से पता लग रहा है कि पार्टनर मतलब आपके पास एक से ज़्यादा लोग होंगे। एक से ज़्यादा लोग होंगे, लेट्स सपोज मैं और आप जो है वो मिलके हम लोग कोई कारोबार शुरू कर लें। तो ये क्या है, ये फर्म की दूसरी टाइप है, एक ऐसी फर्म जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप उसको कहते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप हो जाती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पास हुआ था। इसमें उन्होंने बताया गया था कि आपके पास सिंगल जो सेलर है उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए अगर सिंगल सेलर है तो उसने पूरा टाइम अपने कारोबार को देना, उसके पास जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, वो उठ के कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन पार्टनरशिप का कंसेप्ट इसलिए आया ताकि जो बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेडरशिप में एक बंदा अकेला काम कर रहा है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ी कंपनी की बात हो रही है, ऐसी कंपनी जहाँ पे कम से कम 50 लोग हों, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है ज़्यादा भी 5000 तक जाते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, आपके पास जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी में कम से कम 50 लोग हायर किए जाते हैं, तो उस कंपनी को भी हम फर्म कहेंगे। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स की आपके पास फर्म होती हैं। ऐसी फर्म जिसमें एक अकेला बंदा काम कर रहा है, ऐसी फर्म जिसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, और ऐसी फर्म जिसमें कम से कम 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया फर्म में बेसिकली होता क्या है। फर्म में हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके कोई भी जो चीज़ हम बनाना चाह रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स मैं वैसे बता चुकी हूँ आपको। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। आप लोगों ने बीबीए में ये सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा, या आपने नेक्स्ट पढ़ना होगा, ये सब्जेक्ट लाजमी आता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट है आपके पास। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस किस की हेल्प से जो है हम लोग इसको रियलाइज़ करते हैं। नेक्स्ट है अच्छा जी, एंटरप्रेन्योरशिप के बाद बात हो रही है एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होगा, ये एक पर्सन होता है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि डिसाइड करता है कि उसने बिज़नेस को कैसे चलाना है। इन शॉर्ट अगर इसको ईजी करके बताया जाए तो इसको हम कहेंगे ऑनर ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस का जो मालिक है, ठीक है, तो वो कौन है आपके पास, एंटरप्रेन्योर उसको कहेंगे। ऑनर भी कह सकते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं एंटरप्रेन्योर आपके पास एक ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठती है, आप लोगों ने बैंकिंग में पढ़ा होगा यकीनन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितनी होते हैं, 7। तो क्या है, वो सारे के सारे ऑनर्स हैं, वो डिसाइड करते हैं मिलके बैठ के कि हमने जैसे मैनेजमेंट को कैसे चलाना है, ये इस बिज़नेस को हमने कैसे ऑन करना है, या किस चीज़ में रिस्क लेना है, किस में नहीं लेना। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, आपके पास 3 तरह की ऑनरशिप्स होती हैं। सबसे पहले पब्लिक ऑनरशिप,
नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट ओनरशिप एंड थर्ड वन इज़ ज्वाइंट ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप में क्या होता है, पब्लिक के नाम से पता लग रहा है, आवाम की बात आ जाती है ना, ठीक है। तो पब्लिक ओनरशिप में बेसिकली आपके पास आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और आपकी जो पब्लिक है, जस्ट लाइक हम लोग हैं, हम लोग के हैं पार्क्स जो हैं ये पब्लिक ओनरशिप हैं। पब्लिक ओनरशिप कैसी हैं, देखो मैं भी पार्क में जा सकती हूँ, आप भी जा सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी किसकी है, गवर्नमेंट की, लेकिन है किसके लिए, हमारे लिए, पब्लिक की है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, पब्लिक ओनरशिप। इसी तरह अगर बात करें प्राइवेट ओनरशिप की, तो प्राइवेट ओनरशिप एक ऐसा बिजनेस, ऐसे भी आप किसी के घर में तो नहीं जा सकते ना विदाउट परमिशन, अगर आप उसको नहीं जानते तो ये आपके पास इलीगल एक्टिविटी कंसीडर की जाती है। क्यों, क्योंकि उस ओनरशिप, उस घर के ऊपर उसकी मलकियत है, प्राइवेट ओनरशिप है। प्राइवेट आपकी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर सिर्फ आपकी मलकियत हो, ठीक है, एक पर्सन की, या ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक में ये है कि आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, रोड्स, आपके पास गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास पार्क्स हो गई, ये सारी पब्लिक ओनरशिप में आती हैं। और प्राइवेट ओनरशिप की एग्जांपल में हम कंसीडर कर लेंगे किसी का भी घर, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप एक ऐसी ओनरशिप होती है जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दोनों लोग, अगर लेट्स सपोज गवर्नमेंट से वो प्रोजेक्ट ना हैंडल हो रहा हो, या गवर्नमेंट को जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बंदों की ज़रूरत हो, तो वो क्या किया जाता है, पार्टनरशिप कर ली जाती है, प्राइवेट ओनरशिप और गवर्नमेंट ओनरशिप। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जस्ट लाइक ए GCF भी बेटा सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें आपके पास गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और आपके पास जो है प्राइवेट ओनर्स भी जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, तो दोनों मिलकर जो है बिज़नेस को रन कर रहे हैं। तो ये 3 तरह की ओनरशिप्स आपके सामने आ गई हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ थ्योरी ऑफ फर्म। फर्म ऑफ की जो थ्योरी है उसका क्या रोल है, सबसे पहला रोल है इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हम लोग कोई भी थ्योरी क्यों बनाते हैं, फर्म थी, ठीक है, चल रही है, हमने क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम फर्म के लिए थ्योरी एक डिसाइड करें, क्यों, क्योंकि हम लोग देखना चाहते थे कि फर्म की प्रॉफिट को कैसे हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा इसका रोल है सेल मैक्सिमाइजेशन। सेल मैक्सिमाइजेशन आपने देखा होगा, फर्म में हमने बात की है कि चीज़ें बनती हैं, ठीक है, तो चीज़ों को हमने बेचना भी तो है ना, हमारा तो मेन मोटिव क्या है, बेचना। जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ज़्यादा हमें पैसा आएगा। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेल मैक्सिमाइजेशन, कि सेल हमारी मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। थर्ड वन इज़ इंक्रीज मार्केट शेयर। थर्ड में हम बात करते हैं, थ्योरी हम इसलिए भी यूज़ करते हैं फर्म की, क्योंकि हम लोग अपने मार्केट में शेयर ज़्यादा करना चाह रहे होते हैं, हम अपना मार्केट में रेपुटेशन ज़्यादा बनाना चाह रहे होते हैं, एक मार्केट में गुडविल क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, अच्छा नाम पैदा करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एंड एनवायरनमेंट कंसर्न। सोशल एंड एनवायरनमेंट कंसर्न्स में ये आता है कि हम लोग जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ कंसर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आजकल कोविड की वजह से मास्क की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ कंसर्न है ना। जितनी भी मास्क बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो मास्क प्रोड्यूस कर रही हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें अपने एनवायरनमेंट से कंसर्न है, उन्हें पता है कि एनवायरनमेंट में इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें ये चीज़ प्रोड्यूस करके देनी है मार्केट में। इसको आप कह सकते हैं इंसानियत के नाते भी, या उनका जो भी मोटिव है, प्रॉफिट अर्निंग, वट एवर दे हैव मोटिव, लेकिन उनका कंसर्न जो है ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट के साथ लिंकअप कर रहा है। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट सेटिस्फाइंग। प्रॉफिट सेटिस्फाइंग, एक तो प्रॉफिट है मैक्सिमाइजेशन, कि प्रॉफिट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एक पॉइंट आपके पास आता है प्रॉफिट सेटिस्फाइंग, ऐसा पॉइंट जिस पे आप खुद को एग्री कर रहे होते हो कि ठीक है यार, मुझे इतनी प्रॉफिट भी हो रही है तो कम से कम इतनी होनी चाहिए, इस पॉइंट पे मैं ठीक हूँ। मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि आप ज़्यादा जानने की ख्वाहिश रख रहे होते हो। तो थ्योरी ऑफ फर्म आपको बेसिकली ये भी बता रही होती है कि इतनी प्रॉफिट भी हो रही है ना, तो इट्स इनफ, बिज़नेस बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस स्मूथली आपका रन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स बेसिकली होता है कि आप जो है दूसरी फर्म्स के साथ आपस में रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, कैसे आप उनसे चीज़ें लेंगे और देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप बनाना है, ठीक है, अब लैपटॉप बनाने के लिए जो मुझे है इसमें रैम यूज़ हो रही है, ठीक है, रैम जो है वो मेरे पास नहीं है, वो मैं किसी और फर्म से ख़रीदूँगी जहाँ पे वो बन रही है। इसी तरह जो इसमें कीबोर्ड है, कीबोर्ड मैं कहीं और से ख़रीदूँगी, इसके लिए प्लास्टिक कहीं और से यूज़ हो रहा है। तो क्या है, फर्म आपके पास कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं बना रही होती। आपने एक चेयर भी बनानी है तो आपने लकड़ी किसी और से ख़रीदनी है, ठीक है, पेंट किसी और ने करना है, तो ये क्या है, डिफरेंट फर्म्स मिलकर एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो जब थ्योरी ऑफ फर्म हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने दूसरी फर्म्स के साथ अपने रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करनी है और हमें कैसे क्रिएट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ फर्म। मैम वो सीट के टेनिस लगाते हैं, उसका नेट का इशू आ रहा है। जी,
बेटा ड्यूरिंग सीट पे लेक्चर ना अटेंडेंस कर। लगाते हैं, उसका नेट का इशू आ रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ लेक्चर इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ड्यूरिंग लेक्चर बेटा आप लोग डिस्कशन ना करें काइंडली। डेफिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म। अब थ्योरी ऑफ फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? थ्योरी ऑफ फॉर्म की डेफिनेशन जो है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन इस तरह से पेश की कि हम लोग जो भी चीज़ें बनाना चाह रहे होते हैं, ठीक है, और उनसे हम इनकम अर्न करना चाह रहे होते हैं मार्केट में, इसको हम क्या कहेंगे? ये थ्योरी ऑफ फॉर्म है। थ्योरी ऑफ फॉर्म का मोटिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। इन शॉर्ट इसको दोबारा डिस्क्राइब करती हूँ मैं। इसका मतलब ऐसे है, कोई भी आपसे पूछे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या है, तो थ्योरी ऑफ फॉर्म एक ऐसा नज़रिया है जिसमें हम लोग चीज़ें पैदा करके इनकम को अपनी मैक्सिमम करना चाहते हैं। हमारा मोटिव होता है कि हम लोग इनकम को जो है वो जनरेट करें। इसमें हमें हेल्प आउट कौन करता है? लोगों की डिमांड और सप्लाई। लोगों की डिमांड और सप्लाई देखते हुए हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे इनकम अर्न करने के लिए, उसको हम कहेंगे ये थ्योरी ऑफ फॉर्म है। अब आपके पास पहली थ्योरी आ गई है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। यहाँ पे हम 5 थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थ्योरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ऐसी थ्योरी जो कि आपको कहती हो कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाया था मोनोपली, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोनोपली में क्या होता है? मोनोपली में एक सिंगल सेलर होता है, उसको पता होता है कि उसकी जो चीज़ है वो और कहीं से नहीं मिलनी, तो वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे बेचता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसकी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है। इसी तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी में हर बिजनेस का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि वो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो गेन करे। फर्स्ट पॉइंट भी यही आपको बता रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज जनरेशन ऑफ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उसका मोटिव क्या है? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट को गेन करें। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट निकलती कैसे है? तो प्रॉफिट आपके पास कैसे निकलती है? टोटल रेवेन्यू, जितनी आपके पास आमदनी आ रही है उसको आप माइनस कर देते हो टोटल कॉस्ट में से। टोटल कॉस्ट क्या है? आपका खर्चा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल रखते हैं, प्रॉफिट हमने निकालनी है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 10 रुपीज़ आ रहे हैं, 100 कर लेते हैं, 100 रुपीज़ आ रहे हैं, आमदनी मेरी 100 रुपीज़ आ रही है। इसमें से मैं माइनस करूँगी कॉस्ट। अब आमदनी कहाँ से आ रही है? फॉर एग्जांपल मैंने एक सेलफोन बेचा है, ठीक है, बनाया है और फिर उसको मैंने बेचा है और 100 रुपये में बिक गया, 100 रुपया मुझे आया है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई थी? कॉस्ट कहते हैं लागत को, उसके ऊपर खर्चा कितना आया था? फॉर एग्जांपल मैंने 80 रुपीज़ में उसको बनाया था, ठीक है, और मैंने बेचा कितने में? 100 में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू जो कि है 20। यही अगर वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती, आपके पास कॉस्ट ज़्यादा लगी होती और चीज़ आपके पास सस्ती बिकी होती, रेवेन्यू कम होता, तो आपके पास लॉस होना था। लेकिन यहाँ पे आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनली एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी। जब भी हमने एक फर्म की एफिशिएंसी देखनी होती है, एफिशिएंसी कहते हैं काबिलियत को, जब भी हमने देखना होगा ये फर्म जो है कितनी काबिल है या ये इदारा जो है कितना सक्सेसफुल चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके प्रॉफिट देखेंगे। हमें उसके प्रॉफिट से पता लगता है कि ये प्रॉफिट अगर ज़्यादा कमा रही है तो इट्स मीन जो है ये फर्म अच्छे से काम कर रही है। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म। बेटा हर थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, जैसे कि हम लोग भी आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं ना। आपने कोई बात की, मैं आपको कहूँगी नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, जस्टिफाई करके, वैसे नहीं, एक जस्टिफिकेशन के साथ जो हम एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं आपका नज़रिया जो है आपका गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। इसी तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म भी है, एतराज़ात किए गए हैं। एतराज़ात क्या है? सबसे पहला है कन्फ्यूजन ऑन मेजर ऑफ प्रॉफिट। देखिए बात की जा रही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे एतराज़ ये किया गया है कि जी मैक्सिमम भी कितनी, कैसे हम मेजर करेंगे कि प्रॉफिट हमारी मैक्सिमम हो गई है, क्योंकि मैक्सिमम का तो कोई पॉइंट नहीं आएगा। इंसान है ना, इंसान तो लालची है, तो वो तो कहेगा कमाता जाए कमाता जाए। तो ये तो थ्योरी उस सिचुएशन में वैलिड ही नहीं हो रही, क्योंकि प्रॉफिट तो मैक्सिमम जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई पॉइंट ही नहीं दिया गया कि जी ये मैक्सिमम लेवल है। मैक्सिमम का मतलब ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहला एतराज़ इसके ऊपर ये किया गया। नेक्स्ट जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था वो ये था कन्फ्यूजन ऑन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी बात ये की गई कि इसमें टाइम का जिक्र नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज़ करनी है वो कितने टाइम पीरियड में करनी है? तो ये दोनों जो थे इस थ्योरी के ऊपर जो थे वो क्रिटिसिज्म थे, एतराज़ात किए गए थे। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज़ बायोमल थ्योरी ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। जो सेकंड थ्योरी है आपके पास सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की है कि आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आमदनी दे रही हों।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक मोबाइल फ़ोन जो है वो 100 का बेच रही हूँ, तो क्यों ना मैं इसको 120 का बेचूँ। अपनी सेल को हमने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा रखने की, ठीक है, ताकि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। एक टेक्निक तो ये भी है कि आपने जो है वो एक मोबाइल बेचा, जहाँ आप 100 का बेचना चाहते हैं आपने 120 का बेचा। दूसरी टेक्निक ये है कि आपका मोबाइल दिन में एक बिका। दूसरी तरफ ये है कि आप 5 मोबाइल बेच लें लेकिन आप 100 के बेच लें, ठीक है, लेकिन उसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली ये थ्योरी भी आपको ये बता रही है कि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा आपको मार्जिन होगा, बेशक उस सेल के ऊपर आपने अमाउंट जो है अपना मार्जिन कम ही क्यों ना रखा हो। तो इन कम्पिटेटिव मार्केट फॉर्म्स एम इज़ टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल। कम्पिटेटिव मार्केट्स कौन सी होती हैं, इसके लिए मैं एग्जांपल यूज़ करती हूँ फी सेंटर की। आप फी सेंटर जाते हो, आपको पता है वहाँ पे सारी मोबाइल्स की शॉप है, ठीक है, और सब मोबाइल्स पे सेम रेट है। जस्ट लाइक ओप्पो हमने A5 लेना है, ठीक है, तो उसका हर दुकान पे सेम रेट होगा। तो वहाँ पे वो कैसे अपनी वैल्यू को ज़्यादा कर सकता है। अगर वो अपनी वैल्यू को ज़्यादा करेगा तो कस्टमर जो है दूसरी शॉप पे चला जाएगा ख़रीदने के लिए, तो वो तो अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो है जो बायनॉमियल थ्योरी आपको कहती है, बायनॉमियल थ्योरी कहती है कि आप अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। अगर हर बंदा ये कोशिश करे कि उसका रोज़ ज़्यादा मोबाइल्स बिकें, जब उसके ज़्यादा मोबाइल्स बिकेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके पास ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। सेकंड पॉइंट में भी यही बताया हुआ कि सेल्स वॉल्यूम डिटरमाइन मार्केट लीडरशिप इन कंपटीशन, कि सेल्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। जहाँ आप एक मोबाइल बेच रहे हैं वहाँ पे आप 2 से 3 बेचें। नेक्स्ट इज डिकोटोमी ऑफ मैनेजरियल गोल्स एंड ऑनर्स गोल्स। डिकोटोमी जो टर्म है आपके पास, बेसिकली इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना। तो कहते हैं आप डिफ्रेंशिएट करें कि मैनेजर का गोल क्या है और ऑनर का गोल क्या है। ऑनर का गोल तो क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, और मैनेजर का गोल क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल करेगा ऑनर उससे खुश होगा और उसको जो है वो जॉब उसकी कंटिन्यू रहेगी कि ठीक है यार ये बंदा हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो मैनेजर का गोल क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना, और ऑनर का गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। मैनेजर सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स लिंक्ड विद द सेल्स वॉल्यूम। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैनेजर जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा, मैनेजर की सैलरी का लिंक ही किससे करता है, सेल से, ठीक है, जबकि प्रॉफिट से उसका कोई लिंक नहीं है। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा तो डेफिनेटली ऑनर खुश होकर उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ करेगा। मैनेजर अटैच देयर पर्सनल प्रेस्टेज टू कंपनी रेवेन्यू और सेल। इसीलिए जो मैनेजर होता है वो अपने पर्सनल जो है वो मोटिवेशन जो है वो इसी तरह रखता है कि उसने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है। इसके लिए वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी मार्केटिंग करता है, अपने रिलेटिव्स में मार्केटिंग करके सेल ज़्यादा से ज़्यादा करता है, ताकि उसकी जॉब भी मेंटेन रहे और उसको उस जॉब से ज़्यादा बेनिफिट गेन हो जाए। अब बात ये हो रही है नेक्स्ट कि इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म है, इस थ्योरी के ऊपर क्या क्रिटिसिज्म किया गया, क्यों ये थ्योरी जो है वैलिड कंसीडर नहीं की जा रही है। तो वैलिड, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है। तो क्रिटिसिज्म आपके पास ये है, इनसफिशिएंट एम्पिरिकल एविडेंस। यहाँ पे आपके पास जो है एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो बहुत कम है। एम्पिरिकल एविडेंस से मुराद है एक लीगल एविडेंस जो कि आपको ये बताए कि आपने जो है अपने बिज़नेस को जो है कैसे कैसे उसकी स्पेसिफिक चीज़ें करनी है, उसका सेल वॉल्यूम कैसे चेक करना है और उसका प्रॉफिट वॉल्यूम कैसे चेक करना है। तो आपके पास कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस इसके लिए गिवन नहीं है, इसीलिए ये जो है इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट इज मैरिज हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट। बटा एट द एंड ऑफ लेक्चर मैंने आप लोगों से इसमें से क्वेश्चंस पूछने हैं, आप लोग मुझे आंसर देंगे तो अटेंडेंस मार्क होगी, सो लिसन इट अटेंटिवली। मैरिज हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ रेट। अच्छा जी, अब आपके पास नेक्स्ट थ्योरी है मैरिज की। मैरिज एक पर्सन है, ठीक है, उसने अपने नेम के ऊपर थ्योरी दी है। उसका कहना ये था कि 2 गोल सेट किए जाएं, ऑनर्स अपने गोल सेट कर ले और मैनेजर जो है अपने गोल सेट कर ले। ऑनर्स का एम क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है, और मार्केट शेयर, जबकि मैनेजर का गोल क्या होगा, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। वो कहते हैं दोनों अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लें। बेसिकली इसने जो है क्रिटिसिज्म किया था बायनॉमियल की थ्योरी पे, और फिर इसने कहा था कि मैं बताता हूँ क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये देखें बायनॉमियल थ्योरी में आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको क्रिटिसिज्म क्या था, इनसफिशिएंट एम्पिरिकल एविडेंस। ये आपके पास किया भी मैरिज ने था, और फिर मैरिज ने जो है वो खुद इनको सेपरेट करके बताया था कि जी ऐसे ऐसे होना चाहिए, मैं बताता हूँ गोल्स क्या क्या हों। तो उसने दोनों के गोल्स जो हैं वो सेपरेट किए। उसके बाद उसने बताया कि अगर बैलेंस ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ज़्यादा होगी, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी, तो इससे दोनों को जो है वो बेनिफिट गेन होगा।
लेकिन इस थ्योरी के ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर दिया गया। इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म कुछ ऐसे किया गया, कहा गया इग्नोर द रोल ऑफ अदर कंस्ट्रेंट टू ग्रोथ पैटर्न। इसने जो है वो ग्रोथ के पैटर्न के ऊपर कंस्ट्रेंट्स कहते हैं लिमिट्स को, इसने उसकी लिमिट्स को डिस्कस नहीं किया। इसने बता तो दिया कि ऑनर का जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग एंड मार्केट शेयर। दूसरी तरफ मैनेजर का मोटिव क्या होना चाहिए कि उसकी सैलरी बेहतर हो जाए, उसकी जॉब सिक्योरिटी और वो ग्रोथ करे बिजनेस। यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये किया गया कि हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ग्रोथ कितनी करनी है, ठीक है, उसके लिए कोई लिमिट्स तो हमें बताई जाए, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी उसने करनी है, ऑनर उसको कोई बताए तो सही कि भाई तुम इतनी सेल करोगे तो तुम मेरे पास जॉब पे रहोगे, अदरवाइज़ तुम्हें मैंने जॉब से निकाल देना है। तो ये जो क्राइटेरिया था ये जो है वो स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया गया। नेक्स्ट है आपके पास विलियमसन मॉडल ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी क्या होती है कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। कोई बताना चाहेगा? एनी वॉलंटियर, किसी को अटेंडेंस लगवाने की अपनी जल्दी हो तो। अंबर आप बताओ बेटा, यूटिलिटी क्या होती है? मैं अटेंडेंस नहीं मार्क करूँगी आप लोगों की, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग लेक्चर जो है वो ऑन करके कुछ और काम करने लग पड़ते हैं ना। विलियम्स मॉडल ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन आपके पास है। आपके पास यूटिलिटी बताता है कि अफादा आपको कितना किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि मैनेजर देखेगा अपनी यूटिलिटी को कि उसको जो है ज़्यादा सेल्स करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, और जो ऑनर है वो अपनी यूटिलिटी को देखेगा कि उसको मैनेजर की सेल से जो है वो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये उसने कंस्ट्रेंट्स बता दिए हैं जो कि मैरिस ने नहीं बताए थे। नेक्स्ट है आपके पास इन सब थ्योरीज में आपके पास दो किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम आपके पास है मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड क्या है? मॉरल हैजर्ड ये है कि इसको शॉर्ट कहते हैं कि किसी के, आप लोग कहावत सुनी होगी, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, ठीक है। रिस्क सारा का सारा दूसरे पर डाल रहे हो, सारा का सारा ब्लेम दूसरे पर डाल रहे हो। तो बिज़नेस में ये प्रॉब्लम आपके पास आती है, मॉरल हैजर्ड इसको कहा जाता है। मेरा एक बिज़नेस है, ठीक है, अब मुझे नज़र आ रहा है कि मैं अगर नेक्स्ट कोई लेट्स सपोज मैं कोई नया मोबाइल लॉन्च करवाऊँ और मुझे नज़र आ रहा है कि इस टाइम मार्केट में आईफोन की डिमांड है और मेरा मोबाइल वो नहीं बिकेगा। मैं जस्ट रिस्क ले रही हूँ कि वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। मैं रिस्क ले लेती हूँ, किसके सर पे लेती हूँ? मैं अपने बिज़नेस को इंश्योर करवा लेती हूँ। इंश्योरेंस करवा के मैं देखती हूँ कि अगर मेरा बिज़नेस डूबेगा अभी तो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है ना, ठीक है। तो ये क्या है? मॉरल हैजर्ड है कि आप किसी और के बिहाफ पे रिस्क लो। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, मॉरल हैजर्ड अकर्स व्हेन एन एंटाइटी हैज़ एन इंसेंटिव टू इंक्रीज इट्स एक्सप्लॉयर टू रिस्क बिकॉज इट डज़ नॉट बियर द फुल कॉस्ट ऑफ दैट रिस्क। क्यों? क्योंकि मैं जो है पूरा रिस्क नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे लॉस होगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी और के सर पे या किसी और के बिहाफ पे जो है वो रिस्क ले रही हूँ। एग्जाम्पल में इसकी वही है, मैंने आपको इंश्योरेंस कंपनी की जो बताई है, व्हेन अ कॉर्पोरेशन इज इंश्योर्ड इट मे टेक ऑन हायर रिस्क नोइंग इट्स इंश्योरेंस विल पे द एसोसिएटेड कॉस्ट। जब आपकी कंपनी जो है इंश्योर्ड होगी, आपको पता होगा कि अगर आपको लॉस होता भी है तो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है, तो आप जो है वो रिस्क ले लोगे। तो इस सारे प्रोसीजर को क्या कहेंगे? मॉरल हैजर्ड। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास बिजनेस में, जब फॉर्म में ये आती है कि हम लोग एडवर्स सिलेक्शन करते हैं। एडवर्स सिलेक्शन क्या है? एडवर्स सिलेक्शन से मुराद है ऐसी सिलेक्शन जिसमें हम लोग जो है हमें बेसिकली प्रॉपर पैटर्न नहीं पता होता। बायर्स के पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, सेलर के पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। बायर जो सेलर्स जो हैं वो दोनों फुली जो है अवेयर नहीं होते प्राइस से भी, ठीक है, उसमें प्राइस भी आ जाएगी, उसमें उसके बाद टेस्ट भी आ जाएगा, डिज़ाइन भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब मैं सेलर हूँ, ठीक है, आप लोग बायर हो, मुझे कोई चीज़ बेचनी है, आपको ख़रीदनी है, मैं ऐसे ही जो है वो मतलब शीशे वाले जो है वो कपड़े बनाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। और मुझे अवेयरनेस नहीं है कि बायर्स की आजकल क्या डिमांड जा रही है, बायर्स को आजकल क्या पसंद है, तो इसमें क्या है, मुझे लॉस है। इसी तरह आप लोग जो है वो किसी अलग सी चीज़ की डिमांड कर लेते हो। लेट्स सपोज आप लोग जीन्स की डिमांड करते हो, मार्केट में सेलर जीन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है, मार्केट में सेलर जो है वो शलवार कमीज से बनाई जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एडवर्स सिलेक्शन है। आप लोग आपस में एक दूसरे की, जो सेलर है और बायर है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ट्रैक पे खड़ा हुआ है, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है दोनों की सेम नहीं है। इससे क्या होता है, आपके पास जो है फर्म जो है इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, जो वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं उसकी डिमांड नहीं होती, और जो वो प्रोड्यूस नहीं कर रही होती उसकी मार्केट में डिमांड होती है। तो ये भी फर्म के लिए एक मेजर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होकर सामने आती है।
आज का लेक्चर यहीं तक था। किसी का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज़ मैं क्वेश्चंस करने लगी हूँ आपसे अटेंडेंस के लिए। जी स्टूडेंट्स,